गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मेरे एक बचपन के परम मित्र भी हैं और एक डॉक्टर हैं प्रोफेशन से और एक एक्स आर्मी पर्सन भी हैं। सो डॉक्टर पंकज, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। डॉक्टर तो मत बोल यार, मैं तेरा दोस्त हूँ बचपन का। पंकज ही बोल रहे हो, उसकी आदत पड़ी हुई है मेरे चलो, को। आई विल एड्रेस हाँ हिम एज पंकज क्योंकि हाँ जैसे मैंने बताया हम लोग बचपन के दोस्त हैं। ऑल्दो ही इज अ डॉक्टर ऑल्सो। अपना इंट्रोडक्शन खैर ये खुद देंगे तो ज़्यादा अच्छा हाँ। लगेगा। आप पंकज कुछ बताइए। Hi, I am Dr. Pankaj Singh Poswal. I am orthopedic surgeon. I have done my MBBS from PGI Rohtak and then after I joined army, मैं फ़ौज में रहा। फिर फ़ौज में शॉर्ट सर्विस मैंने 14 साल पूरे किए और 2021 में अपनी भारत देश के लिए सेवा देने के बाद मैं आज यहाँ सिविल में एक तरीके से मैं अब आप लोगों के बीच में हूँ पिछले 2 साल से। और अब अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल बना रखा है तो इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। चलो, ग्रेट पंकज, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। अब मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं यार आर्मी की लाइफ होती कैसी है, हम्म स्पेशली एक डॉक्टर, हम्म एक आर्मी पर्सनल। हम्म ये अपने आप में ही दो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटीज होगी। हम्म तो अगर इनका सम अप करना हो कि हम्म आपकी लाइफ हम्म एज लेफ्टिनेंट कर्नल जो आप रिटायर हुए हैं हम्म और आप एक डॉक्टर भी हैं पेशे हम्म से, यू आर अ हम्म सर्जन ऑल्सो, हम्म तो वो लाइफ कैसी रही। और उससे पहले हम्म मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं। हम्म आपका बचपन कैसा बीता, हम्म कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, क्या हम्म आपकी एजुकेशन रही, फिर हम्म। आगे। अच्छा, जहाँ तक मेरे बारे में बात है, मैं पैदा हुआ असावटा गांव है पलवल में, फरीदाबाद में। और उसके बाद 1986 में मैं फरीदाबाद में शिफ्ट हो गया था। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी सेक्टर 14 है फरीदाबाद में, वहाँ से की। उसमें 2000 में 12वीं पास करके फिर मैं पीजीआई रोहतक चला गया था 2001 में। वहाँ से एमबीबीएस किया। एमबीबीएस में इंटर्नशिप के दौरान मुझे ये सब जैसे कॉमन रूम में जाते हैं हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो मैंने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का फॉर्म देखा, मैंने वो फॉर्म भरा और इंटर्नशिप के दौरान ही मेरी आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। तो आर्मी में 14 साल सर्विस दी, फिर आ गया मैं। हाँ। तो अब मेरे ख्याल से एवरीबडी वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि आपकी एक्चुअली आर्मी की लाइफ कैसी रही, हम्म। है ना। आपका फर्स्ट डे कैसा था, अगर आप वो हाँ रिकॉल कर पाए। आई एम श्योर हाँ बहुत एक्साइटिंग होगा। हाँ हाँ एक अंदर से एक जो फीलिंग होती है ना, यार मैं देश के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, हाँ हाँ। तो वो वाली फीलिंग अगर आप बताएं कैसी थी फर्स्ट डे ऑफ योर सर्विस, लेट्स से। देखिए, मैं आपको सच्चाई बात बताऊं कि जब मैंने पहला दिन, असल में क्या होता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो डॉक्टर होते हैं उनको पहले, स्पेशली अगर आप एएफएमसी से अलग करें, जैसे मैंने पीजीआई रोहतक से किया, मैंने पहले भी बताया था, तो हमारे लिए एक आर्मी का माहौल बिल्कुल नया होता है। जैसे ही आप एसएससी ऑफिसर आप सेलेक्ट हो गए, आपको एक यूनिट में रिपोर्ट किया जाता है जो भी आपके आसपास होती है। तो मेरी सबसे पहले यूनिट थी आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। तो मेरे लिए सबसे अजीब बात ये रही, क्योंकि अब आर्मी का कोई आइडिया होता नहीं है मेरी नज़रों में, क्योंकि मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी नज़रों में एक सूबेदार साहब बहुत बड़ी चीज़ थे। तो मैं वहाँ पे गया, मेरे को पीपिंग इन हुई, मेरी कमीशनिंग हुई वहाँ पे, जो हमारे कमांडेंट थे उन्होंने कमीशनिंग करी। अब आपको थोड़ा आइडिया नहीं है कि किसको सैल्यूट करना है किसको नहीं करना है। तो फिर ये बड़े एक बहुत ही अजीब किस्म से ना वहाँ पे एक बड़े हास्यास्पद माहौल हो जाता था कि मुझे कई बार सीनियर होते थे उनको सैल्यूट नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे हम ग्रूमिंग हुई, सीनियर्स ने मुझे सिखाया। फौज में ये कि बहुत बेहतरीन चीज़ है कि जो आपके सीनियर्स है ना, वो आपका हैंड होल्डिंग कर बहुत अच्छा करते हैं। आपके सीनियर्स हमेशा आपको गाइड करते हैं, जो मैं एक सिविल एस्पेक्ट में मैं जो देखता हूँ वो बहुत मिसिंग है। हाँ, थैंक यू। ट्रू। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक सीनियर अगर आपके साथ हैंड टू हैंड हम्म। करके चले तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, प्रोफेशनली भी एंड आई एम श्योर पर्सनली भी किसी हद तक होता ही है। देखिए देखिए, फौज में क्या है ना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ऑफिसर को जो भी लीडरशिप क्वालिटीज जो होती है ना, फौज में सिलेक्शन ही उन्हीं बेसिस पे किया जाता है। राइट, जो आर्मी का बोर्ड होता है, जो सिलेक्शन होता है, वो उसी बेसिस पे होता है राइट। कि बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि नहीं है। और लीडरशिप क्वालिटीज स्टूडेंट था, वो वहाँ पे बंदों को बचाते हुए शहीद हो गया। तो बहुत दुख होता है सुन के, बट सच्चाई यही है जीवन की। सच्चाई यही है। और फौज की भी सच्चाई यही है कि जब गोली आती है वो ये नहीं देखती है वो डॉक्टर है, कोई जवान है, कोई ऑफिसर है, वो सबको देखती है। जब मुश्किल आती है तो सब एक साथ आती हैं। तो फौज में एक यूनिट है, राइट। एक यूनिटी है फौज में। उसमें ऐसा नहीं है कि तेरा क्या है मेरा क्या है, नहीं, हम सब एक हैं। वाह, सुन के आई एम श्योर सिविल लाइफ से तो बहुत ही अलग लाइफ है, इतना तो मैं एक जज कर सकता हूँ आपने अभी तक जो बताया है। हाँ। बट गुड टू नो। तो फर्स्ट जो जब आप कमीशन हुए थे, तो हाउ एक्साइटेड यू वर एट दैट टाइम, और आपके साथ उस वक्त कौन कौन था जब आपकी कमीशनिंग हो रही थी? आपके पेरेंट्स थे या कोई और था? हाँ,
देखिए, जब मेरी कमिशनिंग हुई थी तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पिताजी एक टीचर रहे थे और मेरी माताजी बड़ी ही हम्बल बैकग्राउंड से, मतलब 5वीं पास करके अपने सिलाई सेंटर वगैरह चलाती थी। राइट। तो मेरी कमिशनिंग हुई तो मेरे पिताजी और मेरी मम्मी साथ में थे। तो मेरे कमांडेंट उनको अपने साथ घर लेके गए। मेरी मम्मी बहुत घबराई हुई थी कि फ़ौज में कैसे होगा, क्या करेगा मेरा बेटा, कुछ हो जाए, कि जैसे एक माँ का मन बिल्कुल, होता है कि बिल्कुल। बच्चे को लेके बहुत घबराते हैं। तो मेरे कमांडेंट मेरी माँ को लेके अपने घर गए। मेरे कमांडेंट ने मेरी मम्मी-पापा से बात करी, तो वो अपने साथ उनको घर लेके गए, उनको खाना खिलाया और मेरे को भी साथ लेके गए। तो जो एक ब्रिगेडियर थे वो उस टाइम पे, तो उन्होंने, जैसे माहौल होता है जो घर का, उसको देख के तो मेरे मम्मी-पापा तो बहुत खुश हो गए कि हुँ, बेटा तू तो बहुत बड़ी चीज़ बन गया बहुत है बड़ी चीज़ और बन तू गई। आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाला है। और एक माँ-बाप के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ बहुत होती बड़ी चीज़ है। नो, आई थिंक आपने सही कहा, स्पेशली पेरेंट्स के लिए वो ऐसा मोमेंट है, है। जो शायद हर पेरेंट वेट करता है कि ऐसा मोमेंट उनके बिल्कुल। जीते जी ज़रूर आए सामने। राइट, वेरी गुड। सो पंकज, आप ये बताइए, अगर एक यंग बच्चे को डॉक्टर बनना हुँ। है और फोर्सेस में जाना है, कुड हुँ, बी हुँ। आर्मी, हुँ, हुँ। एयर फोर्स, और मे बी आई डोंट नो नेवी हुँ, में ऐसा होता है कि नहीं होता है, हुँ। तो उसका क्या प्रोसेस है? देखो यार, सबसे पहले तो फ़ौज में डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आपकी एमबीबीएस डिग्री। ओके। तो वो आप कहीं से चाहे, भी हो सकती है? हाँ, आप चाहे प्राइवेट से करें, चाहे आप एफएमसी से करें, आप कहीं से भी करें, एक रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बतानी, वो ये है कि सिर्फ़ एमबीबीएस ही एक चीज़ नहीं है। राइट। फ़ौज में अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा कमाने के मकसद से जा रहे हो तो बिल्कुल ना जाएँ। हम्म, और फ़ौज में आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे बहुत कोई लग्ज़रियस लाइफ़ मिलेगी, आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि बहुत कुछ अलग होने वाला है, बिल्कुल ना जाएँ। आपको मैं बता रहा हूँ, कई बार आपको लाइफ़ को ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि आपको ये दिन याद रहेगा कि काश मैंने ये कदम क्यों उठाया। हम्म, अगर आपके अंदर विल पावर है, आप मुश्किलों से सामना कर सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मुझे एक दिन भी भूखा रहना पड़ा, अपने जवान के साथ रहना पड़ा, अपने रात दिन मुझे पेट्रोलिंग करनी पड़ी, मैं करूँगा। हम्म, तो आप एक डॉक्टर बन के फ़ौज में जाएँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब मैं तो अभी काफ़ी सीनियर हो गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ, तो बहुत सारे यंग कैप्टन आ जाते हैं ये सोच के कि लाइफ बड़ी ईज़ी है फ़ौज में, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी यूनिट में जाते हैं, आरएमओ में बन के जाएँगे, तो वहाँ पे लाइफ बिल्कुल अलग होती है, फील्ड हॉस्पिटल में अलग होती है यंग कैप्टन के हम्म, लिए। तो होता क्या है कि आपने एमबीबीएस में सिलेक्शन किया, एमबीबीएस के लिए आपको एक बोर्ड बैठेगा, जो बोर्ड होता है वो एक उसमें कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो वो आपका जजमेंट करते हैं, आपके क्लिनिकल स्किल्स का भी, आपकी साइकोलॉजी की किस तरीके से है। राइट। तो वो बोर्ड पार करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपको मेडिकल के थ्रू लिया जाएगा। हम्म, और मेडिकल इज टफ, मेडिकल एग्जामिनेशन फौज में बहुत टफ है, क्योंकि फौज में बिल्कुल भी मेडिकल के मामले में बिल्कुल भी 19-20 नहीं होता है। हम्म, वहाँ बिल्कुल परफेक्ट बंदा ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपको हो सकता है सियाचिन ग्लेशियर पे जाना पड़े, आपको हो सकता है समुद्र में जाना पड़े। तो चाहे दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम्स है, थार चाहे डेजर्ट में हवा में जाना जाना पड़ा। पड़े, चाहे थार डेजर्ट में जाना पड़े। एग्जैक्टली। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आज 45-48 डिग्री में यहाँ रेगिस्तान में बिल्कुल एक भी पेड़ नहीं है और मुझे टेंट में छोड़ दिया है, आप रोना शुरू कर दें, फिर फौज आपके लिए नहीं बनी हुई है। राइट, 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 ट्रू। और सियाचिन में सिर्फ आपको बर्फ दिखेगी, एक हरे पत्ते का तिनका नहीं दिखेगा, आप कहोगे कि मुझे कहाँ ला दिया है, तो फिर फौज में नहीं चलेगा। बिल्कुल। इसके बाद फौज लेकिन एक कैरियर वाइज बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है। आप फौज में 4 साल तक आप एज ए आरएमओ रहते हैं या एमओ रहते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस एमडी जो भी आपको करनी है, हम्म, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑर्थोपेडिक्स की। उसके बाद फिर आप अगर एसएससी ऑफिसर हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप एसएससी ले सकते हैं, परमानेंट कमीशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑफिसर्स एसएससी लेके 14 साल करके स्पेशलाइजेशन करके बाहर जाते हैं और सिविल में बहुत अच्छा करते हैं। कुछ परमानेंट कमीशन ले लेते हैं और वो फौज में 20 साल की सर्विस करने के बाद आगे सुपर स्पेशलिटी करने का भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, डीएम कार्डियो, डीएम गैस्ट्रो या एमसीएच यूरो, बहुत सारी जो सुपर स्पेशलिटी होती है। सिविल में वो बहुत टफ है, अच्छा। सिविल में उनका सिलेक्शन लेना बहुत टफ है, फौज में फिर भी कंपेरेटिवली इजीली मिल जाती हैं आप लोगों को। ओके। हाँ, तो कैरियर वाइज इट्स वेरी गुड ऑप्शन, बट इनिशियल फेज इज रियली टफ। अच्छा। ओके। सो अब सिलेक्शन का प्रोसेस होता क्या है, अगर हम करें कि स्टेप नंबर ये 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है? देखो, स्टेप नंबर 1 है आपको एमबीबीएस का सिलेक्शन। राइट। एमबीबीएस आपने पास होना चाहिए अच्छे मार्क्स से। हम्म। दूसरा है आपका बोर्ड क्लियर होना चाहिए। थर्ड है आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ओके। उसके बाद आपको एक यूनिट मिलेगी, उस यूनिट में 4 साल आपको, जो भी एक या दो यूनिट मिले, 4 साल आपकी सर्विस देने के बाद आप एक पीजी एग्जाम के लिए एलिजिबल है।
2 साल सर्विस के बाद आप पीसी और एसएस पीसी ऑप्शन के लिए डाल सकते हैं, परमानेंट कमीशन के लिए। ओके। आजकल परमानेंट कमीशन का ऑप्शन थोड़ा सा कम हो गया, उसकी रेशो थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ज़्यादा रहें। ऐसा उनका चीज़ें हैं कुछ कि भाई आर्मी को यंग फोर्स चाहिए। तो वो आप एसएससी में 4 साल के बाद आप अपनी पीजी कर सकते हैं, परमानेंट कमीशन लेने के बाद भी आप 4 साल बाद पीजी कर सकते हैं। आप ऑर्थोपेडिक्स करें, मेडिसिन करें, पीएसएम करें, गायनी, ऑब्स, स्किन, जो भी ब्रांचेस हैं वो सारी कर सकते हैं। 3 साल आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको फिर किसी दूसरी यूनिट में डाला जाएगा, हॉस्पिटल में ही डाला जाएगा। राइट। उसके बाद फिर आप 3 से 4 साल बाद सर्विस करने के बाद सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं, अगर आप परमानेंट कमीशन है तो। ओके। अगर आप परमानेंट कमीशन नहीं है तो फिर आपको सुपर स्पेशलिटी अलाउड नहीं है। ओके। तो आप एक स्पेशलाइजेशन करके, हाँ, 6 मंथ्स की फेलोशिप आप शॉर्ट सर्विस में जरूर कर सकते हैं। ओके। ये गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट प्रोविजंस किए हुए हैं। ओके। तो शॉर्ट सर्विस में आप 14 साल सर्विस करके आप फौज से बाहर आके अपना सिविल में कैरियर देख सकते हैं। ओके, ग्रेट। बाय द वे, अगर किसी को इसमें डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, एक प्रोसीजर चाहिए कि क्या होता है, हाँ, कैसे सिलेक्शन होता है, जैसे उन्होंने बताया एमबीबीएस है एक ऑप्शन है, और क्या क्या चाहिए होता है, तो हम एक डिटेल उसमें भी हाँ, बात एक भी कर डॉक्टर सकते के हैं। बनने मतलब एमबीबीएस करने के बाद फौज में किस तरह मेडिकल कोर में, आर्मी मेडिकल कोर बोलते हैं आर्मी, इसको, ओके। उसमें कैसे आया जाए। किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई राइट। प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ग्रेट। ऑलवेज अवेलेबल। ग्रेट। चलिए, एज ए ट्रीटिंग डॉक्टर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, एज ए ट्रीटिंग डॉक्टर मैं जहाँ तक ना, ये डिपेंड करता है आप किस में हैं एक्चुअली। जैसे मैं आरएमओ था हाँ। एक यूनिट में, वो नॉर्थ ईस्ट में थी वो यूनिट। तो आप आरएमओ होने का मतलब ये होता है कि आपको पूरे जो 1200 बंदे हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर निर्भर है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे डॉक्टर साहब बैठे होंगे। एंड आरएमओ इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द यूनिट। अच्छा देखो, मतलब फौज में ना बहुत फनी मोमेंट्स भी होती हैं। तो मैं, जैसे मैंने बताया, मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, तो आई वॉज वेरी वेल नोन इन लोकल बेल्ट। तो आई वॉज बैचलर, ऑफकोर्स अब बैचलर होते हैं तो सब चीज़ें हैं, दोस्त भी मेरे ऐसे ही थे, मस्त मौला। लेग पुलिंग भी होती होगी बहुत। हाँ, लेग पुलिंग बहुत होती थी। Okay. क्योंकि क्या, लड़कियां वड़कियां आती थी वहां पे भी, और कि भैया तेरी दोस्त है पंकज, तू ही देख यार इसको। राइट। मैं तुम हाल रहने दो, मतलब जो मेरे कलीग्स थे, मतलब दोस्त थे मेरे आर्मी Right. ऑफिसर्स। तो फिर मेरी शादी हो गई वहां पे। तो एक ऑफिसर था नेपाली, तो उसने क्या किया, अब सबको ये था कि यार पंकज का बहुत साला हवा हवा में रहता है। तो उन्होंने क्या, मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ वहीं आई मेरे साथ फील्ड एरिया में। तो दैट ऑफिसर बिकेम ए सर्वेंट। Oh. सर्वेंट का नाटक करके और एक लड़की को साथ में ले आया और उसके हाथ में बच्चा दे दिया। और उसको बोलता है कि मैडम, मैम साहब हम तो गरीब आदमी है, ये देखो ये जो बच्चा है और ये लेडी है, ये डॉक्टर साहब का बच्चा है। तो उससे एक गलती हो गई कि उसने सॉरी वर्ड बोल दिया, वाइफ ने वहीं पकड़ लिया कि ये सॉरी बोल रहा है, ये पक्का कुछ ना कुछ प्रैंक। प्लस मेरे एक और सीनियर थे, उन्होंने क्या किया, हमने लैंड किया है, हम आए हैं अपने जो रूम दिया उन्होंने, मेरी यूनिट ने जो मुझे रूम दिया था, तो वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और रात को 11-12 बजे मेरे 2IC थे, उनका कॉल आया कि पंकज यार एक इमरजेंसी हो गई और तेरी वाइफ को कल ही वापस भेजना पड़ेगा हमें। तो मैंने कहा सर आज ही तो लेके आया हूँ उसको, शादी करके तुम कल आपसे परमिशन तो ली थी। कहता यार अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं, एंड लिटरली मी एंड माई वाइफ ना क्राई टुगेदर। मैंने कहा यार अब ये क्या लोचा हो गया साला, वैसी क्या इमरजेंसी आ गई। तो बड़े फनी मोमेंट्स होते थे, बट ये फौज में ही हो सकता है ऐसे, ये सब चीज़ें। एक ऑफिसर सर्वेंट की तरह ऐसे वो मेकअप कर ले और ऐसे बिहेव करे, तो ये फौज एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। स्पेशली जो आपकी पलटन होती है, जो आपकी यूनिट होती है ना, वो एक डॉक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। हाँ। अब आप सिविल लाइफ में आ गए। हाँ। आपने आर्मी से प्री रिटायरमेंट लिया बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस। तो अब आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, एक तो सिविल लाइफ वर्सेस एक आर्मी पर्सन की लाइफ, और ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड? देखिए, जहाँ तक सिविल लाइफ में बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि फौज के मुकाबले में और सिविल के मुकाबले में फौज की लाइफ एक डिपेंड करता है आप किस तरीके से आपकी लाइफ रही है, किस तरीके से आपने जिया है। मैंने तो यही कहूँगा कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा और फौज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू फौजी सिस्टम्स। और फौज जो भी मुझे उसने कुछ दिया, मेरी पढ़ाई लिखाई से लेके मेरे फैमिली, मेरे बच्चे। अब क्या है कि फौज ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बच्चों के लिए भी टाइम दे सकती है कई बार एज ए डॉक्टर। ओके। आप सिविल में आ जाओ यार, आप सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हो,
बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे। सिविल में चीज़ें आसान नहीं हैं, बट ठीक है, अब सिविल पार्ट में है सो करनी पड़ेंगी। बट ये है कि फौज में जो डिसिप्लिन है वो मैं कैरी कर रहा हूँ अभी भी अपने साथ, और यही एक चीज़ है, यही हिम्मत करके मैं इतने शॉर्ट स्पैन में अपना एक हॉस्पिटल जो है 15 बेड का फ़िलहाल है, और हम जल्दी उसको 50 बेड का बनाने वाले हैं, वो मैं कर पाया हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फौज, ओके, गुड। द लाइफ जो फौज ने एक डिसिप्लिन लाइफ जो देने की कोशिश की है। ओके, सो पंकज, अब मैं आप ये बताओ कि फौज ने आपको आज की डेट में कहाँ लाके खड़ा किया है? देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिविल का एक्सपोजर मतलब हुआ ये है कि मैं कॉलेज के बाद सीधा फौज में गया, तो सिविल का एक्सपोजर जो है वो मेरा सिर्फ मार्च 2021 के बाद का ही है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं और अपने जो सिविल पार्ट्स हैं, जो भी अपने सिविल में लाइफ है अभी फ़िलहाल जो चल रही है यार दोस्तों के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैं ये बता सकता हूं कि फ़ौज हर बंदे को ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे वो 5 साल के लिए करे, लेकिन एक बार ज़रूर ज्वाइन करे। उसका कारण ये है कि वो आपको एक मोटिव देती है, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ देती है। राइट। फौज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में आप 5 साल के लिए करो, 10 साल के लिए करो, 14 साल परमानेंट कमीशन, जो भी करो, लेकिन फौज जरूर ज्वाइन करो। वो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ देगी, बिहेव करना सिखाएगा, एक अच्छा आदमी बनाएगी आपको सबसे पहले तो। बहुत सारा ये कंपलसरी होना चाहिए एटलीस्ट इंडिया यस, इट शुड बी कंपलसरी, इट शुड बी कंपलसरी। आप देखोगे यार कि मतलब कुछ भी है, कोई कहीं पार्क कर देगा, कोई कुछ, फौज में ना मतलब आप फौजी बंदा ना कभी आपको ये करेक्ट करता ही नहीं मिलेगा कि कहीं भी पार्क कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। वो आपको एक प्रॉपर तरीके से वो उसके खून में ही आ जाता है वो सब चीजें। राइट। वो अपना खड़ा होगा, अपना बिस्तर भी खुद बनाएगा, वो खड़ा होगा, अपना कप भी चीजें सारी चीजें अपनी सब मैनेज करके रखता है। आई थिंक वही वो डिसिप्लिन है एक जो लाइफ डिसिप्लिन में हाँ बहुत होता है। जरूरी है, हाँ। और वही छोटी छोटे जो चीजें होती हैं वही आगे बड़े होकर इंसान को आगे हेल्प करती हैं। राइट। और आज मैं जो भी 1.5-2 साल में जो कुछ भी हूँ, और भगवान की दया से ठीक ठाक प्रोग्रेस किया है अभी, तो 15 बेड का हॉस्पिटल अभी बनाया है मैंने पिछले 1-1.5 साल में, और अब हम एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फौज। वहाँ का जो डिसिप्लिन लाइफ है और जो चीज़ें हैं, और जो हैंड होल्डिंग वहाँ पे जो सीनियर्स गाइड करते हैं, वो एक बहुत है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि फौज की लाइफ जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो बिल्कुल अलग है, और सिविल की मेडिकल प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किलात जरूर हैं फौज से आने के बाद, कि सिविल में जो मेडिकल प्रैक्टिस करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। लेकिन बीइंग ए फौजी वी लव द चैलेंजेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम। ग्रेट ग्रेट। एंड आई थिंक आपकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। हाँ, मेरी तो वाइफ उनका कितना सपोर्ट आपको मिला थ्रू आउट योर करियर या शादी के बाद जो भी करियर रहा आपका आर्मी में? देखिए, मेरी वाइफ डेंटल सर्जन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मेरी शादी हुई वो बेंगलोर में थी उस टाइम पे, और फौज में मेरे साथ गई। बाद में उनकी दिल्ली में जॉब भी लग गई। फिर जब मैं दिल्ली में था, फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ी मेरे लिए कि साथ चलेंगे। मैं कि ठीक है, क्योंकि बच्चे हो गए थे, बच्चे छोटे हैं तो उनको ही संभालना था, मैं अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहा था। तो वाइफ का जो एक रोल है ना फौजी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फील्ड पोस्टिंग्स हैं, आपकी टीडीज आती हैं, ट्रांसफर ड्यूटीज जो भी आपके लग रही हैं ड्यूटीज, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मान लो कहीं से एक स्टेशन बैठे हो, आपको भेज देंगे कि सर आपको 2 महीने के लिए वहां जाना है, या 6 महीने के वहां जाना है, या अर्थक्वेक ही आ गया कहीं पे, आपको वहां जाना है, तो पीछे से बच्चों को कौन देखेगा? राइट। तो वाइफ और फौजी वाइफ जो होती है ना, वो अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, वो अपने आप को मैनेज कर सकती है। हाँ, और फौजी वाइफ बनना आसान चीज नहीं है। वो अपना सब कुछ जानती है, वो अपनी शॉपिंग भी कर लेगी, वो अपनी ड्राइविंग भी कर लेगी, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा लेगी, वो अपने बच्चों को भी स्कूल छोड़ देगी, वो अपने सिस्टम से भी, बिजली खराब हो गई है उसको भी मैनेज करा लेगी, पानी खराब हो उसको भी मैनेज करा लेगी, वो सब कर लेगी। जबकि उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती नहीं कि आर्मी पर्सन की वाइफ हो, आपको ऐसे ऐसे करना है। हाँ, ऑटोमेटिक आई थिंक ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में ऐसा होता है, और ही ऐसा बन जाता है कि अपने आप। देखो, वहाँ पे भी क्या है ना, लेडीज का एक ग्रुप होता है। वहाँ पे भी जो नई लेडीज आती हैं उनको सिखाया जाता है कैसे चीजें करनी है, क्या करना है। और फौज में एक और चीज है, लेडीज आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। ओके। जनरल साहब भी होगा ना, अगर कोई लेफ्टिनेंट साहब की भी वाइफ आ रही होगी, उसके लिए भी वो खड़ा होगा। मैं लास्ट मोमेंट पे अपने एक लास्ट उसमें फेज में अपने एक बड़ी को याद करना चाहूँगा। उसका नाम था लिमथांग। वो चूड़ाचांदपुर मणिपुर का रहने वाला था। ही वॉज ए कुकी, ही इज़ ए कुकी एक्चुअली। बहुत टाइम से उससे बात नहीं हुई है। अच्छा, कुकी क्या होता है? हाँ, कुकी एक्चुअली इट इज़ ए ट्राइब। जो आप अभी मणिपुर में देख रहे हैं, मीतीज और कुकीज़ के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये देखिए, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं इन सब चीज़ों के पीछे, बहुत बड़े रीजंस होते हैं। बट एज ए पर्सन आई कैन टेल यू, कुकीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल।
अच्छा। यस, आई कैन टेल यू। मेरा जो बडी था, ही वाज अ कुकी, लिमथांग। ही वाज फ्रॉम चूड़ाचांदपुर, जहाँ पे अभी सबसे पहले राइट स्टार्ट हुए थे। वन ऑफ द बेस्ट गाय। मतलब आज मेरे पॉडकास्ट पे अगर वो मुझे कहीं सुन रहा हो तो वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करे। मेरे पास नंबर नहीं है आज उसका, बट ओके, अगर वो सुन रहा है तो मुझे कांटेक्ट करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पंकज, या माय डॉक्टर प्लेजर पंकज यार। या लेफ्टिनेंट कर्नल, मैं कुछ भी बोलूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। बट मैं इसलिए तू इसलिए कह पंकज रहा ही हूँ कुछ बोल भी बोल यार सकता मेरे हूँ को। क्योंकि हम लोग स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जो हम लोग सेकंड क्लास से एक साथ हैं। चड्डी फ्रेंड्स या लंगोटिया यार जो बोलते हैं वो हाँ। लोग हम हैं। सो इसलिए मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ ऑब्वियसली, बट या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो अपने प्रोफेशन से आज के टाइम पे टाइम निकालना और किसी को 1-2 घंटे देना इट्स बहुत डिफिकल्ट है, बट रियली थैंकफुल टू यू। और आई एम श्योर ये पॉडकास्ट है या ये जो एक हम लोगों ने बात की है, ये किसी ना किसी को तो हेल्प करेगी। बहुत लोगों की एक जिज्ञासा होती है कि वो जाने कि आर्म फोर्सेस कैसे ऑपरेट करती हैं, स्पेशली एज अ डॉक्टर वहाँ पे कैसे बिहेव किया कराया जाता है, क्या आपका प्रोफेशन होता है। सो आई एम श्योर किसी ना किसी को नॉलेज मिलेगी। अगेन थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, इनका जो उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल सेटअप किया फरीदाबाद के अंदर, बाकी डिटेल्स ये बताएंगे, एड्रेस कहाँ पे है, क्या है। अभी मेरा जो हॉस्पिटल है ये सेक्टर 75 में है, फरीदाबाद में, डॉक्टर पोस्टवाल हॉस्पिटल के नाम से। तो अभी फ़िलहाल ये 15 बेड है और हम फ्यूचर में इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। और किसी भी फ़ौजी भाई को, किसी भी फ़ौजी को, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, हड्डी के मामले में या कुछ भी, कोई भी कभी भी सलाह लेना चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा नंबर मिल जाएँगे। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ग्रेट, परफेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक